हेलो एवरीवन, दी इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इवेंट लूप के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे काम करेंगे और बताएंगे कि इवेंट लूप इन प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू कि इवेंट लूप कैसे काम करती है और क्या सीक्वेंस होता है इसका आउटपुट देने का, और ये किस वे में प्रिंट करता है, कौन सा कोड आपका ज़्यादा डिले हो सकता है एग्जीक्यूट होने में, कौन जल्दी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, असिंक्रोनस कैसे चलता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वो भी इवेंट लूप के बारे में जान सके। तो आप अपने बाएं तरफ एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें कुछ लाइंस के कोड लिखे हुए हैं। तो मैं बताता हूँ कि इनके आउटपुट क्या होंगे, जो कि बेसिकली काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछे भी जाते हैं कि नेक्स्ट टिक, सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट का क्या फ्लो, क्या आउटपुट होगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे ये इनके आउटपुट होते हैं और कैसे आते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी इंटरव्यू में इसका आंसर देने में हिचकिचाहट नहीं होगा। आप बेफिक्र इसका आंसर देंगे और आपका आंसर सही भी होगा। तो चलिए हम लोग VS कोड में जाते हैं और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो सेम कोड यहाँ भी लिखा हुआ है। console.log स्टार्ट, सेट इमीडिएट, सेट टाइम आउट एंड console.log एंड। तो पहले मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ और इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। नोड 6 देखिए, पहले ये console.log स्टार्ट प्रिंट किया है, फिर सेट इमीडिएट फंक्शन कॉल हुआ लेकिन इमीडिएट प्रिंट नहीं हुआ। ये इसके कॉलबैक को चेक फेज़ में जाके रजिस्टर कर दिया है लिव यूवी के थ्रू। सेट टाइम आउट जिसमें हम 0 पास किए हैं, इसका टाइम थ्रेशोल्ड, और ये इसका भी कॉलबैक ये टाइमर फेज़ में रजिस्टर कर दिया और ये सिंक्रोनस वे में कॉल एग्जीक्यूट होते हुए console.log एंड को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब बात आती है टाइम आउट और टाइम इमीडिएट की। पहले इमीडिएट, जबकि ये पहले लिखा हुआ है तो इमीडिएट पहले कॉल होना चाहिए था, लेकिन टाइम आउट पहले कॉल हुआ। इस केस में आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा पहले कॉल होगा, लेकिन मोस्टली ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि 100 में 90% सेट टाइम आउट ही कॉल होता है, क्योंकि जो आपका ये टाइमर फेज़ है वो प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले आती है। तो इवेंट लूप सबसे पहले इसको पिक करता है और ये उसके बाद इमीडिएट होता है। लेकिन किसी टाइम क्या होता है कि 1 to 2 मिली सेकेंड ये टाइम लेता है इसके कॉलबैक को रजिस्टर करने में। तो उस केस में क्या होता है, सेट इमीडिएट पहले कॉल होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। वो जो सिनारियो है वो बहुत कम आता है। तो टाइम आउट मोस्टली, अगर आपका कोड बाहर लिखा हुआ है किसी IO फंक्शन के बाहर, तो टाइम आउट मोस्टली आपका पहले ही, मतलब टाइम आउट पहले ही कॉल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक का देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, इसके अंदर मैं एक कॉलबैक पास करता हूँ console.log नेक्स्ट टिक। तो इस केस में ये आउटपुट क्या करेगा, इस केस में ये पहले स्टार्ट करेगा, फिर एंड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट टिक करेगा, फिर टाइम आउट करेगा और इमीडिएट करेगा। इमीडिएट सबसे लास्ट में करेगा। इसका भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए, स्टार्ट, एंड, नेक्स्ट टिक, टाइम आउट और इमीडिएट। नेक्स्ट टिक आपका सबसे पहले कॉल इसलिए हुआ क्योंकि ये जो करंट ऑपरेशन कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी ये चल रहा है, तब तक वो अपना कॉलबैक को ये नेक्स्ट टिक क्यू में रजिस्टर कर दिया है। फिर console.log एंड को प्रिंट किया है इसने, और इसका करंट ऑपरेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो कॉल स्टैक पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो ख़त्म हो जाता है। तो इवेंट लूप एक्शन में आए इससे पहले ही नेक्स्ट टिक क्यू के जितने भी कॉलबैक्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद प्रॉमिस के कॉलबैक्स सारे एग्जीक्यूट होंगे, प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट के, जो कि ये दोनों फेज जो है वो माइक्रो टास्क क्यू में आते हैं। ये दोनों
फेजेस जब क्विज जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही इवेंट लूप एक्शन में आएगा और वो टाइमर फेज के कॉल बैक को पिक करेगा। तो इसलिए ये सबसे पहले कॉल होती है नेक्स्ट टिक। और नेक्स्ट टिक का जो है ये इसको रिकर्सिवली इसलिए यूज़ नहीं करने का रिकमेंडेशन किया जाता है ताकि आपका कोड स्टक ना हो और ये उस लूप में ना फंस जाए, क्योंकि ये इवेंट लूप को चांस ही नहीं देगा कि वो अपना भी काम करे। इसलिए नेक्स्ट टिक रिकर्सिवली यूज़ नहीं करना चाहिए, रिकर्सिव फंक्शन में इसका यूज करने से बचें। तो नेक्स्ट टिक का यही है कि इवेंट लूप कोई भी एक्शन ले उससे पहले ही नेक्स्ट टिक के कॉल बैक्स कॉल होते हैं, इसलिए ये इन दोनों के से पहले कॉल हो जाती है नेक्स्ट टिक। अब मैं इन दोनों को आईओ फंक्शन के अंदर डाल के दिखाता हूँ आपको। fs.read फाइल, मैं इसी फाइल को रीड करता हूँ, फिर एक कॉल बैक आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट को उठा के आईओ फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। क्या अब आप बता पाएंगे कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका आउट पहले तो स्टार्ट आएगा ही आएगा, फिर ये रीड फाइल को कॉल करेगा जो कि libUB के थ्रू सिस्टम रिसोर्स को यूज करके वो थ्रेड पूल में एग्जीक्यूट होगा ये रीड फाइल फंक्शन। और फिर ये वहाँ पे चला गया, जब तक ये रीड फाइल करता है तब तक ये console.log एंड प्रिंट कर देगा, और जैसे ही इसका फाइल रीड करने का ऑपरेशन कंप्लीट होगा ये इसके कॉल बैक को पोल फेज में रजिस्टर कर देगा। और इवेंट जब जैसे कि कोई भी कॉल बैक और किसी भी फेजेस में नहीं है, इवेंट लूप आइडल बैठा हुआ है, तो वो इवेंट पोल फेज से इस कॉल बैक को इमीडिएट पिक करेगा और कॉल स्टैक में डाल देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और इसके सेट इमीडिएट को कॉल करेगा इस फंक्शन को और इसके कॉल बैक को रजिस्टर कर देगा चेक फेज में, फिर इसको टाइम आउट में कर देगा। जैसे कि अभी का जो इवेंट लूप का जो पॉइंटर है वो अभी पोल फेज में है, क्योंकि इसके कॉल बैक को वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसे ही पोल फेज में और कोई भी कॉल बैक क्विड नहीं है, तो ये जैसे ही अपना काम कंप्लीट करेगा पोल फेज से, वो तुरंत इमीडिएट पे जाएगा और इमीडिएट में देखेगा कि ये कॉल बैक रजिस्टर्ड है, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो कोई भी अगर सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट आईओ फंक्शन के अंदर लिखा हुआ होता है तो वो सबसे पहले इमीडिएट ही कॉल होता है, टाइम आउट उसके बाद कॉल होता है। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए इमीडिएट जो है वो टाइम आउट के पहले आया है, उसके इसके पहले के जितने भी आपने कोड हम चला के दिखाए हैं आपको टाइम आउट पहले आया हुआ है, क्योंकि वो आईओ फंक्शन के बाहर था। लेकिन ये यहाँ पे आईओ फंक्शन के अंदर है, तो आईओ फंक्शन के अंदर जब भी होता है ये कोड तो सबसे पहले इमीडिएट कॉल होती है, उसके बाद टाइम आउट कॉल होता है। आई होप कि आप इस कोड एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि ये कैसे काम कर रहा है। तो नेक्स्ट आपको अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट कब कॉल होती है, तो आप इस तरह से इसको जवाब दे सकते हैं, यानी कि अगर सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट आईओ फंक्शंस के बाहर होते हैं तो मोस्ट केसेस में सेट टाइम आउट पहले कॉल होती है मोस्टली सेट टाइम आउट पहले कॉल होती है, लेकिन इन सम केसेस सेट इमीडिएट कॉल हो जाती है पहले। अगर ये आईओ फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो एवरी टाइम सेट इमीडिएट पहले कॉल होगी और सेट टाइम आउट उसके बाद कॉल होगी। चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैंने एक सर्वर क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सेट टाइम आउट है, सेट इमीडिएट प्रोसेस डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं HTTP के थ्रू डॉट क्रिएट सर्वर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने हैंडलर फंक्शन पास करके रखा हुआ है, और ये मैंने कंडीशन लगाया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट URL टेस्ट का। मैं आपको VS कोड में बताता हूँ अच्छे तरीके से ये कैसे काम करेगा और इसके आउटपुट कैसे आएंगे। सेम कोड यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सेट टाइम आउट सेट इमीडिएट प्रोसेस डॉट नेक्स्ट। तो जब भी आप बूट स्ट्रैप करेंगे इस सर्वर कोड को या फिर स्टार्ट करेंगे सर्वर को, तो सबसे पहले आपका ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। कॉल तो सबसे पहले आपका सेट टाइम आउट फंक्शन होगा, लेकिन इसके कॉल बैक को ये टाइमर फेज में रजिस्टर करेगा।
इसको चेक फेज में करेगा और इसके नेक्स्ट क्यू में करेगा। फिर ये HTTP सर्वर को क्रिएट करेगा जिसके हैंडलर फंक्शन को भी ये रजिस्टर करेगा। और जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूशन इसका बूट स्टेपिंग कंप्लीट होगा, इसके कॉलबैक इवेंट लूप के थ्रू इसके कॉलबैक्स कॉल होंगे कॉल स्टैक में। तो सबसे पहले इवेंट लूप एक्शन में आया, सबसे पहले इसलिए 1 नेक्स्ट कॉल हो जाएगा, फिर 1 टाइम आउट कॉल होगा, फिर 1 इमीडिएट कॉल होगा, क्योंकि ये IO फंक्शन के अंदर नहीं है। इस कोड को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं। देखिए पहले 1 नेक्स्ट कॉल हुआ, 1 टाइम आउट कॉल हुआ और 1 इमीडिएट कॉल हुआ, और इसका प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि ये मैंने सर्वर क्रिएट किया है। तो ये सर्वर क्रिएट हुआ है और ये इस पोर्ट पे लिसन हो रखा है, तो ये चलता रहेगा जब तक कि कोई एरर नहीं आ जाता है या फिर हम इसको फोर्सली शट डाउन नहीं करें, तो ये चलता रहेगा। अब मैंने एक और फाइल बना रखा है कनकरेंट रिक्वेस्ट। इसमें ये कोड मैंने लिखा हुआ है, एक फंक्शन बनाया है मेक HTTP रिक्वेस्ट का, जिसमें मैं एक URL पास करता हूँ और यहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न होती है जो कि उस URL को कॉल करता है ये, और उसके URL के डेटा को ये रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व रिजेक्ट फंक्शन के थ्रू ये रिजॉल्व करके इसके डेटा को आगे प्रॉमिस के थ्रू भेजता है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें एम्प्टी एरे लिया और एक लूप चलाया है जिसके अंदर मैंने सारे प्रोमिसेस को इस फंक्शन के अंदर इस एरे के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे promise डॉट ऑल के थ्रू मैं इसको पैरेलली कॉल कर रहा हूँ जितने भी इस एरे के अंदर प्रोमिसेस हैं। तो इसमें 7 प्रोमिसेस हैं, तो वो पैरेलली एग्जीक्यूट होगा, और पैरेलली मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा और उसके रिस्पॉन्स को ये एक साथ प्रिंट करेगा। मैं दूसरे इंस्टेंस पे चला जाता हूँ, पावर सेल, इसको क्लियर कर देते हैं। अब मैं इसको पैरेलली सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ। यहाँ पे अभी देखेंगे कि यहाँ पे अभी कोई आउटपुट नहीं होगा। ओके, पहले मैं सर्वर को चलाता हूँ। नोड, सॉरी, ये आपका इस नोड इंस्टेंस में ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। ये दूसरा जो इंस्टेंस है इसको मैं इस फाइल को चलाने के लिए ओपन किया हूँ। तो नोड कनकरेंट, ये देखिए ये सातों रिक्वेस्ट सर्वर पे जा चुके हैं और ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ये देखिए अभी ये एग्जीक्यूट हो ही रहा है। ये इसलिए टाइम लेके एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लूप चला रखा है जिसमें ये CPU इंटेंसिव टास्क है ये, और ये इसलिए मैंने लिया है कि थोड़ा सा डिले हो और ताकि वो सारे जो पोल फेजेस में जो भी हैंडलर फंक्शन है वो क्विड हो जाए, इसलिए मैंने ये लूप चला रखा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये आउटपुट, यहाँ से जो आउटपुट है ये आपका हैंडलर फंक्शन से आ रहा है। ये आपका बूट स्ट्रैप से ही आ गया था, यहाँ से ये आपका हैंडलर फंक्शन से आ रहा है। तो ये जो पहला लाइन ये प्रिंट किया है ये इस console.log से किया हुआ है। फिर इसने टाइमर फेज में इसको रजिस्टर कर दिया, इसको सेट इमीडिएट पे रजिस्टर किया, इसको नेक्स्ट क्यू में रजिस्टर किया। अब यहाँ पे ये सिंक्रोनसली लूप चल रहा है। जब भी ये लूप क्या होगा कि ये अपने एंड फेज में चला जाएगा तो ये इस लाइन को प्रिंट करेगा लूप डन, इसलिए यहाँ पे ये सबसे पहले लूप डन को प्रिंट किया है क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड है। उसके बाद इसने रेस्प को प्रिंट किया है। फिर ये क्या किया, इवेंट लूप एक्शन में आए, कॉल स्टैक एम्प्टी हो चुका है यहाँ पे रेस्प पे, और यूजर को रिस्पॉन्स डॉट एंड से एम्प्टी रिस्पॉन्ड सेंड हो चुका है, लेकिन बैकएंड में अभी भी सर्वर पे कोड चल रहा है। तो ये कॉल स्टैक एम्प्टी हो चुका है क्योंकि इसके कॉलबैक्स अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, लेकिन यूजर को रिस्पॉन्स हो चुका है क्योंकि ये असिंक्रोनस वे में कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी भी यूजर ये कोड चल रहा है और सबसे पहले टू नेक्स्ट टिक आया क्योंकि कॉल स्टैक जब भी यहाँ पे कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया है और नेक्स्ट टिक फंक्शन ये कॉल बैक कॉल हो गया इवेंट लूप के एक्शन में आने से पहले। और जैसे ही अभी इस हैंडलर का सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि अभी क्विट नहीं हुए होंगे, पोल फेज में सारे हैंडलर फंक्शन क्विट नहीं हुए होंगे, इसलिए इसका सारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो वो मैं आपको और नीचे के एग्जीक्यूशन में बताऊंगा कि वो क्यूड होने के बाद कैसे आउटपुट आया हुआ है। उसके बाद टू इमीडिएट आया, फिर टू टाइम आउट आया। टू इमीडिएट पहले इसलिए आया क्योंकि ये पोल फेज में रजिस्टर्ड है ये फंक्शन,
और ये हैंडलर फंक्शन पोल फेज में रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि ये आईओ फंक्शन के थ्रू, आईओ फंक्शन के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। तो टू इमीडिएट पहले आया, फिर टू टाइम आउट आया। अब सेकेंड रिक्वेस्ट जो आया था वो टू नेक्स्ट टिक तक कॉल हुआ, आपका टू इमीडिएट और टू टाइम आउट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से आपका पोल फेज में वो बाकी जो 6 रिक्वेस्ट हैं वो सारे क्विड हो गए हैं। तो जैसे ही रिस्पॉन्स कॉल हुआ उसके बाद ये नेक्स्ट टिक कॉल किया, क्योंकि इवेंट लूप अभी एक्शन पे आया नहीं है, और इसका जो नेक्स्ट टिक पे कॉल हुआ और इवेंट लूप का जो पॉइंटर है वो पोल फेज में है। मैंने आपको बताया था कि इवेंट अगर नेक्स्ट टिक में कोई कॉल बैक पड़ा होता है नेक्स्ट टिक क्वी में, तो वो कॉल स्टैक का एम्प्टी होने का वेट करता है। तो रेस्पॉन्स के बाद कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया है, तो जैसे ही वो एम्प्टी हुआ कॉल नेक्स्ट टिक क्वी का कॉल बैक कॉल स्टैक में चला गया और वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। अब इवेंट का पॉइंटर जो है वो अभी भी पोल फेज में है, और पोल फेज में है तो वो पोल क्वीड में दूसरे कॉल बैक्स हैं। तो नेक्स्ट टिक के बाद वो टू इमीडिएट और टाइम आउट को कॉल नहीं किया, वो पोल फेज को कंप्लीट करेगा पहले। तो उसके बाद देखिएगा जितने भी ये कॉल हुए हैं सारे नेक्स्ट टिक तक हुए हैं, टू नेक्स्ट टिक तक। अब ये आ गया, ये आपका लास्ट पोल फेज का लास्ट क्वीड का कॉल बैक है। तो ये लूप डन हुआ, टू रेस्प हुआ, नेक्स्ट टिक हुआ, फिर उसके बाद जब यहाँ पे टू नेक्स्ट टिक हुआ तो इवेंट लूप अभी भी पोल फेज में है। अब पोल फेज कंप्लीट हो चुका है, पोल फेज में कोई भी क्विट फंक्शन नहीं है, तो वो अब चेक फेज में चेक किया, चेक फेज में ये 6 के 6 इमीडिएट फंक्शन क्विड हो रखे हैं, कॉलबैक्स क्विड हो रखे हैं। तो वो 6 के 6 इमीडिएट फंक्शन को 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट किया, और जब चेक फेज के सारे कॉलबैक्स एग्जीक्यूट हो गए तो वो सीधा उठ के वो टाइमर फेज में चला गया। टाइमर फेज में यहाँ पे आपका टाइमर फेज में मतलब आपके जितने भी कॉलबैक्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, होप कि ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब ये तीसरे एग्जांपल में। तीसरे एग्जांपल में जो कोड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक एजम्पशन बेस पे कोड लिखा हुआ है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो fs रीड फाइल है, इस फाइल को रीड करने में ये 95 मिली सेकेंड्स लेगा कंप्लीट करने में। इसलिए क्योंकि मैं अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे नहीं पता है कि ये कितने सेकंड मिली सेकंड या सेकंड्स लेगा इस फाइल को रीड करने में। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 95 मिली सेकेंड्स ही लेगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या कोड लिखा हुआ है और इसके आउटपुट क्या होंगे। सबसे पहले मैंने fs मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है, फिर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है सम असिंक ऑपरेशन, जिसके अंदर एक कॉलबैक का पैरामीटर पास किया है। इसके कॉलबैक को मैंने रीड फाइल के कॉलबैक में डाल दिया है। फिर एक वेरिएबल लिया है टाइम आउट शेड्यूल, जिसमें करंट डेट टाइम मैंने डाला हुआ है। फिर ये सेट टाइम आउट एक फंक्शन कॉल किया है, और इसके कॉलबैक को ये टाइमर फेज में रजिस्टर कर देगा। उसके बाद ये सम असिंक ऑपरेशन जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था उस फंक्शन को कॉल करेगा। ये उस फंक्शन को कॉल करने के बाद इसमें क्या हो रहा है कि इस फंक्शन को जैसे ही ये कॉल किया, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा fs.read फाइल। ये कॉलबैक जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसका पैरामीटर है, तो ये अभी कॉल नहीं होगा। ये यहाँ पे ये कॉलबैक अभी कॉल नहीं हुआ है, ये कॉलबैक यहाँ पे कॉल होगा। तो सबसे पहले fs.read फाइल को कॉल किया ये, और ये 95 मिली सेकेंड ले रहा है। ये जो सेट टाइम आउट है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने 100 मिली सेकेंड्स दिया हुआ है। यहाँ पे ये 100 मिली सेकेंड में ये टाइमर यहाँ चल रहा है। जैसे ही 100 मिली सेकेंड ख़त्म होगा, इसका जो कॉलबैक है वो इसको ये टाइमर फेज में रजिस्टर कर देगा। तो यहाँ पे 95 मिली सेकेंड्स ये इस फाइल को रीड करने मिलेगा। उसके बाद ये इसके कॉलबैक को कॉल करेगा। तो आपका 95 मिली सेकेंड कम्प्लीट हो चुका है, और उसके बाद इस कॉलबैक को कॉल करेगा। तो ये कॉलबैक आपका यहाँ पे है। ये कॉलबैक क्या है, इस यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर है जिसमें भी मैंने करंट टाइम आउट लिया हुआ है। इसमें आपका यहाँ पे जो टाइम आउट है इसे 95 मिली सेकेंड ऐड होके इसमें डेट टाइम पे आएगा। ठीक है, और मैंने एक यहाँ पे असिंक्रोनस ऑपरेशन का कोड लिखा हुआ है, जो कि आपका ये 10 मिली सेकेंड और चलेगा, जो कि 95 मिली सेकेंड प्लस 10 मिली सेकेंड 105 मिली सेकेंड होगा। और ये कोड आपका
से 100 मिली सेकेंड जैसे ही ये कंप्लीट होगा, मतलब यहाँ पे 5 सेकंड और होंगे तो 100 मिली सेकेंड हो जाएगा। तो ये सेट टाइम आउट का कॉलबैक ये टाइमर फेज में आ चुका है, लेकिन ये अभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा 100 मिली सेकेंड में, क्योंकि अभी आपका कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है। कॉल स्टैक अभी भी आपका कोड एग्जीक्यूट कर रहा है जो ये 10 सेकेंड्स ले रहा है। तो जैसे ही ये कॉल स्टैक एम्प्टी होगा 105 मिली सेकेंड्स में, उसके बाद इसके कॉलबैक्स को चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने का। तो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है ये कहने का कि जो सेट टाइम आउट होता है, जो टाइम थ्रेशोल्ड हम देते हैं इसका सेकंड पैरामीटर में, नोड जेएस में ये आप कंफर्म से नहीं कह सकते हैं कि ये 100 मिली सेकेंड में ही इसका कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। यही मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होगा इवेंट लूप को चांस नहीं मिलेगा इसके कॉल बैक को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि कॉल जो सिंक्रोनस कोड है वो 105 मिली सेकेंड्स ले रहा है। तो आपका कॉल स्टैक तो एम्प्टी हुआ नहीं है, तो टाइम आउट का जो कॉल बैक है वो कॉल होगा भी नहीं आपका 100 मिली सेकेंड में, वो 105 मिली सेकेंड में ही आपका कॉल होगा। होप कि ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है इवेंट लूप के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं अब आपको एनिमेशंस के थ्रू बताऊंगा कि इंटरनली वो कैसे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है और वो कैसे चलता है। तो मैं आपको एक ये कोड है console.log स्टार्टिंग Node.js, फिर मैं एक डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद एक बिफोर क्वेरी रिजल्ट एक console.log किया हूँ। तो मैं थॉरली आपको बता देता हूँ कि पहले तो ये लॉग होगा console.starting Node.js, फिर आपका बिफोर क्वेरी रिजल्ट होगा, उसके बाद जाके आपका क्वेरी एग्जीक्यूटेड होगा जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका पोल फेज में इसका कॉल बैक रजिस्टर कर देगा। यहाँ पे आप देखेंगे पहले लाइन पे ये कॉल हो रहा है, ये आपका उठ के कॉल स्टैक में चला गया। कॉल स्टैक से जब भी जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया इसका आउटपुट ये देगा, ये पॉप आउट हो जाएगा कॉल स्टैक से। फिर आपका ये दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा डीबी क्वेरी, ये उठ के आपके लिव यूबी एपीआई में चला जाएगा, वहाँ पे इसके सिस्टम रिसोर्स को यूज करके एग्जीक्यूट करेगा और ये इसके कॉल बैक को इवेंट क्यू में डाल देगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तीसरे देखेगा आप डीबी क्वेरी ये लिव यूबी एपीआई में चल रहा था और जैसे ही वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ इसके कॉल बैक में ये आ गया और इसके तीसरे लाइन को ये यहाँ पे console.log में डाल दिया। ये एग्जीक्यूट होते ही ये पॉप्ड आउट हो गया, कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया यहाँ पे। फिर इवेंट लूप इसके कॉल बैक को पिक करेगा और ये इसके कॉल स्टैक में डाल के इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से इवेंट लूप इसके कोड्स को ही एग्जीक्यूट कर रहा है। असिंक्रोनस कोड को ये लिव यूबी एपीआई के थ्रू डाल के एग्जीक्यूट करता है और पैरेलली यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होता ही रहता है। यहाँ पे ब्लॉक मेन थ्रेड कॉल स्टैक का ब्लॉक नहीं होता है, इसलिए लिव यूबी को Node.js में यूज किया गया है ताकि इसके जो है ये ब्लॉक ना हो मेन थ्रेड और कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहे कोड। ये था आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल और एक एनिमेशंस के थ्रू मैंने आपको ये चीज़ समझाया इवेंट लूप कैसे काम करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आपको इवेंट लूप समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट्स Node.js जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपका उसका वीडियो बना के आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना होगा जिसके थ्रू आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। थैंक यू सो मच।